दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म और लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं कि कौन कौन से चेहरे अब की बार मैदान में हैं और कौन कौन से वादे लेकर जो पार्टियां जो चुनावी मैदान में उतर रही है। तो आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के वार्ड नंबर 22 में और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जो लगातार टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं बंसीलाल कुंडू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं प्रोफेसर बंसीलाल कुंडू। तो बंसीलाल कुंडू जी, सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है वो बताएं, हम जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी। मेरा नाम है जी प्रोफेसर बंसीलाल कुंडू है और जो मेरी एजुकेशन है बीटेक एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हमारी ब्रांच है और बीटेक मैंने हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज से 2006 में की थी और मुरथल यूनिवर्सिटी से मैंने एमटेक की रेगुलर। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निकल में 3 साल पढ़ाया है और एमटेक करने के बाद मैंने बिट्स कॉलेज और आईजीआई कॉलेज में मैंने पढ़ाया है और हर कॉलेज में मैं वाइवा प्रैक्टिकल वाइवा लेने के लिए सोनीपत में 25 कॉलेज थे। अब तो एक दौर ऐसा आ गया क्योंकि अभी कल जो ना प्लेसमेंट एक रिसाइकलिंग होती है दोबारा। अब लोग जो गवर्नमेंट जॉब में उधर जा रहे हैं साइकिल है। एक दौर ऐसा था कि हमारे सोनीपत में 30 कॉलेज हो गए थे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो धीरे धीरे जो है जो क्योंकि सरकार बीजेपी की आई तो 11 साल से जो पहले जेटीओ बीएसएल में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बीएसएनएल में वैकेंसी आती थी 6,000 8,000 10,000 वैकेंसी आती थी। तो बीजेपी के आने के बाद बीजेपी ने जियो कंपनी और रिलायंस अडानी को इन्होंने ज्यादा बढ़ावा दिया है। बीएसएनएल जो है 3G स्पेक्ट्रम में काम कर रहा है और बी इसको अपना जियो को 5G स्पेक्ट्रम दे रखा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग तो अपनी सुविधा देखते हैं कि इसमें स्पीड किसकी नेटवर्किंग किस में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो बीएसएनएल के कस्टमर थे यूजर थे वो अपना जियो की तरफ चले गए क्योंकि अच्छी सेवाओं के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीएसएनएल का है। पर बीजेपी की एक सोची समझी चाल है, अगर बीएसएनएल को बदनाम करो 5G स्पेक्ट्रम के काम जो नहीं दे रही, अगर 5G स्पेक्ट्रम पे अगर मिल जाए बीएसएनएल को तो नंबर 1 फिर से बीएसएनएल हो जाएगा। तो और मेरे जी पिताजी पुलिस में थे, इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट कुंडू लाल अभी क्या है? बंसीलाल कुंडू जी अभी क्या है, करंट में काम क्या करते हैं आप? अभी तो हम कॉलेज में पढ़ा रहे थे जी। अब हम फिलहाल हम पॉलिटिक्स में आ गए हैं जी और अपना जो पॉलिटिक्स में और अपना बिजनेस है और खेती है और हमारी ज्वाइंट फैमिली है। भैया बड़े गवर्नमेंट टीचर हैं, दूसरे भैया पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और भाभी जी पीजीटी मैथ लेक्चरर हैं, दूसरी भाभी भी टीचर हैं और मेरी मिसेज भी दिल्ली टीचर हैं। तो हमारी जो फैमिली जो है हमारे पास जो है जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारे गांव में हमारी जमीन है, अच्छी जमीन है हमारी और हमारा जो ना गांव में बड़ा परिवार है। गांव कौन सा कुंडू जी? गांव हमारा चांदपुर गांव है, हल्का बादली है, जिला झज्जर है। 1990 से हम यहाँ सोनीपत रह रहे। पापा पुलिस में थे। हम यहाँ संबुदाल में मेरी एजुकेशन है, संबुदाल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद बीटेक हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज से, एमटेक मुरथल यूनिवर्सिटी से और कहीं न कहीं जो मैं खेलों से जुड़ा हुआ क्योंकि बजरंग भाई अपना ओलंपियन है, वो हमारे भाई हैं, अपने रिलेटिव हैं और जंतर मंतर पे भी बजरंग के धरने में मैं वहीं भाई के साथ जंतर मंतर पे भी उनके साथ रहा। तो किसान आंदोलन में भी मैं लगातार अच्छी जो है लगातार भूमिका निभाई और मैंने वहां पर भी हमने काम किया। तो कहीं ना कहीं मैंने 15 साल जो है टीचिंग की है, बीटेक एमटेक वालों को पढ़ाया है। हमारे जो बच्चे पढ़ाए हुए आज अच्छी नौकरियों पे हैं और अच्छी पोस्टों पे हैं। कई हमारे साथी तो आईएएस भी लगे हुए हैं, एसडीओ जेई। तो हम एक टीचर के पास तो यही ताकत होती है, उसका जो एक परिवार होता है, जो बच्चे पढ़ के गए हैं आज भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, लगातार हमारे साथ सब संपर्क में हैं। हमने अपनी शादियों में अपने परिवार के फंक्शनों में बुलाते हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे साथ आज भी उनका पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक फैमिली की तरह और हम भी उनके साथ इतना ही प्यार प्रेम रखते हैं। जो भी उनको कोई हमसे काम पड़ता है हम उनके साथ अपना जो भी हमसे काम बन पड़ता है कोशिश करते हैं कि उनके काम हम कर सकें। तो हमारा एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। खेल स्पोर्ट्स में भी है, पापा पुलिस में भी थे। तो हमारा वो एक अच्छा खासा एक सभी के साथ संबंध है, आज भी है। पदम सिंह दहिया का नाम और बीच में आया था कि पदम सिंह दहिया के साथ भी कुछ रिलेशन आपके बताए जा रहे हैं। हाँ, मेरा उनके साथ अपना हमारे जो रिलेशन है, मेरी मिसेज उनकी
जो है मेरी मिसेज की बुआ जी हैं, पदम की वाइफ, तो हमारे जो है पदम सिंह दैया जी भी हमारे साथ हैं और उनके चुनाव में 2014 में हमने अच्छा काम किया। हमारे जो फैमिली है, परिवार है हमारा, तो लगातार मेरे साथ जो है ना, हमारे जो पीछे जो हमारी परिवार है, हमारे फैमिली रिश्तेदार हैं, सब मेरे साथ हैं और लगातार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। 22 वार्ड से टिकट के लिए मेरी दावेदारी है और पिछली बार 2020 में भी पार्टी ने मेरे को टिकट का आश्वासन देकर पार्टी में ज्वाइन कराया था दीपेंद्र जी ने। तो अब की बार हमारा जो है जेंट्स जनरल वार्ड है, तो हमारी पूरी तैयारी है और जो हमारे वार्ड के हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं और नौजवान सभाई हैं, सबका मेरे साथ अब की बार सबका साथ है और बड़ों का आशीर्वाद है मेरे साथ और सभी युवा शक्ति अब की बार मेरा साथ देने जा रही है, क्योंकि राजनीति में मेरा एक लंबा सफर हो गया, 20 साल हो गए हैं। तो अब की बार साथियों ने कहा कि अब की बार आपने भाई चुनाव लड़ना है। हमारा उनका दिल से उनकी तमन्ना है कि भाई को अब की बार हम पार्षद बनाएं। लेकिन कुंडू जी, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो जानकारी मुझे मिली है, आपका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले आप इनेलो में थे, फिर आप बीजेपी पार्टी में गए, बीजेपी जिसकी आज हर जगह लहर जो है नजर आ रही है, उसके बाद आप कांग्रेस में आए। तो ये राजनीतिक सफर कैसे यहाँ तक पहुंचा? देखो, सबसे पहले हम एनएलडी में थे और देवीलाल की विचारधारा से हम जुड़े हुए थे। सरकार आई या नहीं आई, हम इससे कोई मायने नहीं रखा। हम लगातार पार्टी को मजबूत करते रहे। पहले हमने छात्र राजनीति से जीवन सफर किया था। हमने छात्र राजनीति में जीवन में पौधारोपण और ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और पार्टी की कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हमने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। जितनी भी रैली थी, बच्चों को हम बड़ी संख्या में हम रैली में लेके जाते थे और देवीलाल की विचारधारा से दौड़ते थे। फिर हम धीरे धीरे हमने काम किया। फिर हम यूथ में आए, यूथ में हमें जिम्मेवारी मिली। यूथ में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरे पास पद था। हमने बहुत काम किया। 2014 में पदम जी का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें भी हमने बहुत काम किया और हमारी आईएनएलडी की 2,70,000 हमारी वोटें आई थी। उसके बाद फिर पार्टी ने लगातार हम पे विश्वास रखा। फिर दोबारा हमें यूथ में फिर जिम्मेवारी मिली और 2018 तक आईएनएलडी की इतनी लहर बन चुकी थी कि अब की बार हरियाणा में 2019 में आईएनएलडी की सरकार बनने वाली थी। जिस प्रकार फिर दुष्यंत ने बीजेपी के साथ सेटिंग करके पार्टी का जो तोड़ने का काम किया था और उनकी ये सेटिंग हुई थी बीजेपी से, आप नई पार्टी बनाओ, आपकी 2 सीट आएंगी, 4 सीट आएंगी, आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो इस प्रकार जो दुष्यंत ने हमारे युवाओं की जो मेहनत थी उनको खराब करने का काम किया और युवा जितने भी जुड़े हुए थे अजय चौटाला के साथ, सभी को कहीं ना कहीं उन्होंने उनका कैरियर खराब करने का काम किया। क्योंकि 19 में आईएनएलडी की सरकार आनी थी। हमारे जैसे भाई, कई साथी हमारे दूसरी पार्टी में हैं, वो विधायक बनने थे, कई चेयरमैन बनने थे और हरियाणा में किसानों की सरकार बननी थी और बीजेपी सत्ता से बाहर होनी थी। फिर उनकी इस प्रकार जो है दुष्यंत ने पार्टी को कमजोर करने का काम किया। फिर कहीं ना कहीं हमारी आत्मा इस प्रकार के सोचने पर हमें विवश होना पड़ा कि जिस प्रकार दुष्यंत ने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के और देवीलाल की विचारधारा को तोड़ने का काम किया है, उस प्रकार हमने फिर साथियों से मिलकर और बीजेपी के हमारे साथी हमारे संपर्क में थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप आईएनएलडी में आए और बीजेपी जो एक राष्ट्रवादी अच्छी पार्टी है और देश के लिए अच्छे काम करेगी, काला धन लेके आएगी, किसानों की आय दुगनी करेगी। तो उस प्रकार फिर हमने वहां ज्वाइन करने का काम किया। पर 2020 में जिस प्रकार बीजेपी ने काला धन मिला, काला धन कहीं नहीं मिला, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार आ गई और नौरंगी हो गया है जी। और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जब बीजेपी ने काले कानून लेके आए तो कहीं ना कहीं हम और हमारा परिवार किसान से जुड़ा हुआ है, मेरे दादाजी भी किसान थे, तो हमें लगा कहीं ना कहीं बीजेपी सीधे सीधे हमारे किसानों, क्योंकि हरियाणा किसानी पे ज्यादा निर्भर है। इस प्रकार हमने देखा जिस प्रकार काले कानून जो बनाए गए थे कि हमारे किसान और जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं, तो हमारे फिर मन दुखी हुआ और हमने वहां से पार्टी में छोड़ने का काम किया और किसान आंदोलन में हम सक्रिय काम किया। तो उस प्रकार फिर 2020 में दीपेंद्र जी आए थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया भी आप आए और आपको वार्ड से टिकट देंगे हम। पवार जी भी हमारे पुराने साथी थे, 2014 से आईएनएलडी में चुनाव लड़ा था सोनीपत से, हमने उनके इलेक्शन में बहुत काम किया। तो पवार जी ने कहा कि आप हमारे पुराने साथी हो, आप आओ, आपको टिकट देंगे हम 20 वार्ड से। तो लगातार हमने फिर काम किया और पवार जी ने सबने बोल दिया अपने इलेक्शन की तैयारी करो, क्योंकि मिसेज जो है ले अपना वार्ड हमारा महिला का हो गया था जनरल,
तो मैंने मिसी जी की तैयारी करवाई, वहाँ पे सारा जो है ना पोस्टर वोस्टर पूरी तैयारी हमने की, और हमें आश्वासन मिलता रहा कि आपको टिकट मिलेगी। मेरे साथी जो प्रोफेसर आज दुनिया में नहीं है, डॉक्टर पवन दहिया जी, वो पवार जी के पास 4-5 में गए और पवार साहब ने कहा कि हमें जी शर्मिंदा मत करो, भाई की टिकट है। तो फिर लास्ट मोमेंट में जब टिकट नहीं मिला तो कहा गया टिकट ऊपर से आ गई। फिर भी हमने पार्टी के साथ रहे, पार्टी को जिस दिया, जो नीतू दहिया जी को टिकट मिला, हमने उसका पूरा साथ दिया, क्योंकि हमने अपनी तैयारी कर रखी थी। वो हमारे वार्ड के रहने वाले नहीं थे, सभी को पता है, 15 सेक्टर में वो रहते थे। हमने जो अपनी टीम के साथ उनको जिताने का काम किया, और उनकी 5800 पर्ची आई थी, वोट आई थी, और बीजेपी की 1800। तो बड़े मार्जिन के साथ हमारी जीत हुई। लगातार हमने काम किया। उसके बाद अब जो दोबारा से वार्ड बंदी हो गई है, अब हमारा वार्ड 22 बन गया। तो जो आपका ये वार्ड 22 बना, इसमें पहले आपका जो पार्षद है वो कौन रहा है? देखो, इसमें एरिया आधा तो हमारा जो है ना 20 का आ गया है। प्रगति नगर है, ईदगाह है, और अपना छोटाराम कॉलोनी है, पुलिस लाइन है। ये एरिया हमारा 20 वार्ड से जुड़ गया है, और 19 वार्ड से जो है इंडियन कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी इसमें जुड़ गया है। तो अब दोनों का वार्ड मिला के अभी एक वार्ड नया वार्ड बना है, 22 वार्ड। तो दोनों वार्ड जो मिला के 22 वार्ड बना, इसमें जो पार्षद रहे हैं अभी पहले, दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं? हाँ, दोनों पार्टी की कांग्रेस के रहे। क्या क्या नाम है? 20 से तो हमारी नीतू जी थी, दहिया जी, और उससे वार्ड 18 जो 19 बन गया उससे विजेंद्र मलिक है जो। तो विजेंद्र मलिक की बात करें, लगातार 3 बार उनको जीत मिली थी, और आपके वार्ड से वो अब भी लगातार टिकट मांगते हुए नजर आ रहे, तो उनके बारे में क्या कुछ राय रखते हैं आप? देखो, विजेंद्र जी पहले हमारे 31 वार्ड से थे, तो हमने उनका हर बार तीनों इलेक्शन में उनका हमने साथ दिया है। उनका हर बार हमने जिताने का काम किया है। और पिछली बार जो टिकट से जो पार्टी की एक अच्छी लहर थी, क्योंकि गोहाना से इंदु नरवाल जो हमारे विधायक जीते थे, तो एक पार्टी की लहर थी, लहर में वो टिकट मिल गया, वो बन गई। तब लोगों में उनकी क्योंकि अब की बार जो पीछे बाई इलेक्शन में था, कहीं ना कहीं हमारे जो पार्षद है ना, वो पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, उन्होंने बस्ते भी नहीं लिए। तो हमारे जो कमल दीवान जी का चुनाव जो एकदम बिल्कुल अच्छा चल रहा था, एकदम बैक चला गया। जो उम्मीद थी हमें, उसके अनुरूप जो हमारे पार्षदों ने काम नहीं किया, क्योंकि जो पार्षद कांग्रेस की टिकट पे बने हुए थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के साथ धोखा करने का काम किया। दीपेंद्र जी ने 2 बार मीटिंग ली थी मेरे सामने, और पार्षदों को मेरे सामने बिल्कुल ये बोला था कि आपके हमने हर काम किए, बिल्कुल मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे सामने उनको स्पष्ट रूप से कहा गया आपके कितनी ग्रांट मिली, आपका काम किया, पर कहीं ना कहीं दीपेंद्र जी ने उनकी रिक्वेस्ट को भी उन्होंने नहीं माना, दरकिनार कर दिया, और अपना जो वे काम कर रहे थे, जिस प्रकार उधर बीजेपी से जो भी उनको क्या फायदा था, वो सब जानते, वही जानते हैं। और सारी मेरे वार्ड के सभी वासियों को पता है कौन कहाँ बिका हुआ था। तो अभी विजेंद्र मलिक जी की बात करें, 3 बार के विजेता पार्षद जो रहे हैं आपके वार्ड से, और क्या लगता है कि जो कांग्रेस सरकार आपको टिकट देगी, उनकी टिकट कट जाएगी अब की बार? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखो, अब की बार राय में भी है ना, जय तेरे दहिया 2 बार विधायक थे, जय भगवान जी ने अच्छा काम किया, और उन्होंने जिस प्रकार फोगिंग मशीन है से गांव में फोगिंग करवाई, चाकी चलवाई, और हमारी बहन बेटियों के लिए उन्होंने बस चलवाई, इस प्रकार उन्हें 4-5 साल पूरे हल्के में काम किया, और अपना काम के नतीजे के कारण उनको टिकट मिला। मेरिट बेस पे सर्वे में नंबर 1 थे, और पार्टी ने उसको टिकट देना काम किया, क्योंकि वो जिताऊ कैंडिडेट थे, अच्छे कैंडिडेट थे। और जो हमारे दूसरे पार्षद हैं, आप ये कह रहे हो कि 3 बार, तो 6 बार तो हमारे जगबीर मलिक जी बने विधायक जी, ठीक है ना। तो जयवीर वाल्मीकि जी भी, जो भी हमारे विधायक थे ना कहीं कुलदीप शर्मा जी जो इतने कह रहे थे डिप्टी स्पीकर हैं, और एक डिप्टी मतलब सीएम की दौड़ में अपने आप को मानते थे, जनता ने आईना दिखाने का काम किया। आपके सामने सारे रिजल्ट हैं, किस प्रकार उनको 35,000 से गन्नौर की जनता ने हराने का काम किया। तो आप ये मत कहो कि वो तो पार्टी की जो टिकट है पे जो लड़ेगा वो जीतेगा, और पार्टी अब की बार ये भी देखेगी कि वफादार कैंडिडेट कौन है, टिकाऊ कौन है, बिकाऊ कौन है। और जनता में अब की बार जो वार्ड के दिलों में हमारा जो नाम चल रहा है, क्योंकि हमने सबके साथ हमारा जो व्यवहार है, और लगातार हम ईमानदारी, जिस पार्टी में रहे हमने ईमानदारी से निष्ठा से काम किया। मेरे पास 6 बूथ थे। सतपाल ब्रह्मचारी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 673 वोट से हमने जिताने का काम किया। पवार जी का जो चुनाव था 2000, हर बूथों पे हार मिली। एक अपने ईदगाह में ला लो, जो पहले नंबर पे जीती 1365 से। उसके बाद हमारे जो वार्ड थे हिंदू स्कूल में 1020 से जीते पवार साहब की। तो कहीं ना कहीं अगर हमने बूथ पे काम नहीं करते, हम सब हाजिरी मारते हैं जाके, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आप अपने बूथ पे काम करते नहीं, सूखे नंबर बनाते हैं। हम ये है कि बेसिक है कि 20 साल से मैं
हर एक लोगों से 1 to 1 जुड़ा हुआ हूँ और बूथ पे काम करता हूँ और सबका सम्मान करता हूँ। और इस प्रकार मेरे प्रति जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, माता हैं, उनका मेरे पे आशीर्वाद है। और अब सभी मेरे को यही बोल रहे हैं, आप टिकट लेके आओ, अब की बार हम आपको पार्षद बनना देखना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंडू जी का राजनीतिक सफर अगर हम बात करें काफी लंबा 20 साल लगभग पुराना राजनीतिक अनुभव जो है इनका रहा है। पहले इनेलो में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर ये कांग्रेस में आ गए। टिकट का आश्वासन जो है इनको दिया गया, लेकिन 1% मान लेते हैं कुंडू जी काफी कॉन्फिडेंस आप टिकट को लेके, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो कुंडू जी क्या करेंगे? ऐसा है, देखो जी, दीपेंद्र जी भी मुझे डायरेक्ट जानते हैं। दीपेंद्र जी को पता है मेरे पास सोशल मीडिया प्रभारी का पद है और जितनी भी डिबेट हुई, लोकसभा की डिबेट हुई या फिर अपनी जितनी विधानसभा में, हर चैनल पे भी हमने डिबेट में पुरजोर तरीके से बीजेपी को बैकफुट पे लाने का काम किया है। जब हमारी कोई भी डिबेट होती है तो बीजेपी बिल्कुल या तो बैकफुट पे या फिर भागने का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई काम किया, 11 साल में एक भी कोई भी पीजीआई नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनवाया। कांग्रेस राज में सोनीपत में खानपुर पीजीआई बना, मुथुर यूनिवर्सिटी बनी, 6 यूनिवर्सिटियां बनी, निफ्टम है, सीपैट है, ओपी जिंदल है, अशोका यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है। तो इतने सारे काम हुए यहाँ पर बीजेपी के राज में। एक खुद हमारा जो खुद हॉस्पिटल है ना, बीमार पड़ा, आप जाना और वहां देख के आना, वहां पर ये 11 साल हो रही, एक ही चीज अखबार में। विकास पर भी आएंगे, लेकिन बात टिकट की हो रही है। टिकट अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? देखो, टिकट अब की बार मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मैंने पार्टी का काम किया है और पार्टी काम कर अगर नहीं मिलेगी तो अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर फिर भी पार्टी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर फिर भी हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में ही जाएंगे दोबारा? हाँ जी, पार्टी के साथ ही रहेंगे और कहीं ना कहीं अब की बार हम जो चुनाव लड़ेंगे और जीत कर हम पार्टी को फिर मजबूत करेंगे और दीपेंद्र जी के साथ रहेंगे। अभी आप बात कर रहे थे विकास को लेकर के कि बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और कांग्रेस ने इतने सारे विकास कार्य जो जनता के लिए किए, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि बीजेपी सरकार की लहर लगातार, दिल्ली की बात करें, विधानसभा चुनाव को ले लो, आपकी कांग्रेस सरकार का सुपड़ा साफ, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ, अब हरियाणा में भी अगर बात करें तो तकरीबन जगह में बीजेपी ही नजर आ रही है। तो क्या है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी के पास झूठे वादे हैं और इनकी मैनेजमेंट है। इस प्रकार ये ना, आपने देखा होगा जैसे बैलेट पेपर पे जब हमारे रिजल्ट स्टार्ट हुए तो 78 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही थी और 12 सीटों पर बीजेपी थी। और जैसे ईवीएम मशीन स्टार्ट हुई, ईवीएम मशीन में है ना, एक हम जो प्रोग्राम डालते हैं, आपको पता होगा, मशीन को क्या पता कि पहले पे मलिक है, दूसरे पे दैया है, तीसरे पे कुंडू है, तो एक प्रोग्रामिंग होता। तब की बार मैंने बारीकी से पूछा था ईवीएम सेंटर में कैसे ईवीएम मशीन काम करती है, तो उन्होंने बताया था कि है ना, जैसे ही नॉमिनेशन फाइल होते हैं उसके बाद सारी मशीन बिट्स कॉलेज में चली जाती है। वहां जाने के बाद वो प्रोग्राम डालते हैं। उन्होंने बताया कोडिंग डिवाइस मेरे को दिखाया कि इस डिवाइस से हमें कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम डालते हैं। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, उससे क्या होता है, उसमें प्रोग्राम डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है, 2019 के चुनाव से पहले लोकसभा से मोदी जी ने सारी की सारी ईवीएम मशीन जो अपनी चेंज कर दी थी अपने, क्योंकि ईवीएम मशीन में माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। अगर वोट आपकी डालती तो ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक वो बीजेपी की नहीं है। बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग है। हम एक प्रोग्राम के साथ हम 2 प्रोग्राम डाल सकते हैं। आपको ही पता है, एक प्रोग्राम आपको दिखाएगा, एक हिडन में जाएगा जो दिखाई नहीं देगा पर उसमें अपलोड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने पीछे देखा होगा कि आपने न्यूज में पढ़ा होगा, जिस प्रकार रोबिन नाम के एक जो हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, सीजीएल वगैरह के सब एग्जाम होते हैं, तो रशिया के हैकरों के द्वारा यहाँ पर जो हैक किए हुए थे, खुद मैं नहीं कह रहा, एसटीएफ अखबार में है, आप रिकॉर्ड में देख सकते हो कि एसटीएफ ने बताया कि 1000 लैब बाहर से जाकर रशिया से बैठे बैठे हैक कर रहे हैं। तो एलन मस्क ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है और अमेरिका खुद बैलेट पेपर पे चुनाव कराया, जापान ने ये मशीन बनाई थी, जर्मनी में सब बैन है, वहां भी बैलेट पेपर में। वो तो मतलब मैं अंदर जाती हूँ, मान लीजिए मैं, जैसे मेरी वोट है, मैं अंदर गई, मैंने बटन दबाया, बंसीलाल कुंडू जी का मैंने दबा दिया, तो आपको वो शो करेगा कि भाई आ गया। उसके बाद जब वीपैट तक देगा, मैं ये सही मायने में ये कहता हूँ, अगर जो चुनाव अगर ईवीएम फिर आपका रिजल्ट रहा है तो सबसे पहले आपको वीपैट की भी काउंटिंग करानी पड़ेगी। वीपैट की जो पर्ची निकलती है ना, वीपैट की आप पैरेलल में जब आपकी काउंटिंग होती है तो वीपैट की भी अकाउंटिंग कराओ आप, और साथ साथ में ईवीएम की कराओ, तब आपका मैच हो। जब एक्चुअल पता करेगा कि आपकी ईवीएम मशीन कितना काम करी। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, 2014 में तो मोदी जी की पूरी लहर थी ना, हमारा जो बीजेपी का कैंडिडेट था सिर्फ 78,000 वोटों से जीता था। रमेश कौशिक जो है 78,000 वोटों से जीते थे। उस टाइम तो मोदी जी की आखिरी लहर थी। 2019 का चुनाव आता है,
हुड्डा साहब ने हरियाणा में 5 पीजीआई, एम्स, 1-1.5 लाख तो हमारे एजुकेशन में लगाए, जीबीटी टीचर 20,000, टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, 6 यूनिवर्सिटी बनाई, सोनीपत में 6 यूनिवर्सिटी बनाई। और मैं ये कह रहा हूँ, खुद रमेश कौशिक जी का भी लड़का जो कांग्रेस राज में जज लगा था, उन्हें रमेश कौशिक ने किसी का भला नहीं करा। हुड्डा साहब ने 5 पीजीआई जो है, मैं इतनी डिस्पेंसरी, मैं को इतना काम किया, सारे रोड चमकाए, सारे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा नंबर 1 बना, खेल में डीएसपी मेडल है, डीएसपी इंस्पेक्टर, पता नहीं क्या क्या किया। उसके बावजूद कौशिक साहब ने किसी एक का भी भला नहीं कर रखा। और जब अगला चुनाव आता है 2019 का, तो हुड्डा साहब 1,63,000 से हार गए। सोचने का विषय है, सोचने का विषय है। अगर ऐसा हो रहा, मान लीजिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि भाई वोट चोरी हो रही है, दीपेंद्र जी को विरोध तक हराया गया था, क्योंकि दीपेंद्र जी चुनाव वहां पर लोग सुनो क्यों नहीं आ रहे? लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी देखो, अभी आप बेसिकली क्या बात है, जंतर मंतर पर भी लोगों ने वहां पर वो किया, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने कितना वहां पर बैठने का वो किया, पर कहीं ना कहीं इन्होंने भी जो चुनाव आयोग जो किया है उनके खिलाफ जो कानून थे, उनको उस कानून से बाहर कर दिया गया कि उन पर कोई केस नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि बीजेपी ने सारी मैनेजमेंट, आपने एक बयान देखा होगा हमारे नायब सैनी जी का, चुनाव से पहले स्पष्ट रूप से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार हरियाणा में आ रही है। तो कांग्रेस वाले भी बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, आपने खुद इंटरव्यू देखो नायब सैनी जी। आज कमल दीवान जी ने बोला कि हम 22 के 22 बल्कि 30 सीटों पे हम जीत रहे हैं। ऐसा है ना, मैं आपको सच एक्चुअल क्या बताऊं, जब बड़े चुनाव होते हैं ना, तब ये मैनिपुलेशन करते हैं। वहां इनको जो करना हो ये मशीन ही बदल देते हैं। आप ये मान रहे हो, आप यूपी में, उड़ीसा में इनका कुछ नहीं था, वहां कैसे सीटें आ गई? और यूपी में इनकी इसलिए सीटें नहीं आई क्योंकि कहीं ना कहीं योगी जी इनके खिलाफ है, मोदी और अमित शाह के, क्योंकि उनको हटाना चाह रहे थे। योगी जी ने स्पष्ट रूप से अफसरों को, आईपीएस अफसरों को हिदायतें दी, इस इलेक्शन में कोई भी गलत नहीं करेगा, और जो गलत करेगा, मैनिपुलेशन करेगा चुनाव को, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उसी के कारण वहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो पाई, वहां पर बीजेपी हार गई, क्योंकि 400 पार चले जाते योगी जी को ये ठाके भगा देते। योगी जी सत्ता में सीएम नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं योगी जी ने अपनी कुर्सी जाती दिखाई दी। तो योगी जी ने वहां पर चुनाव में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन या धांधली नहीं होने दी, इसीलिए वहां पर सीटें नहीं आएगी, मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ। तो निगम में क्या रहेगा सोनीपत के नगर निगम चुनाव में? सोनीपत के नगर चुनाव में यहाँ पे भी चोरी की संभावना है, पर हमें तो यही है कि जहां पर हमारे जो ना वोट प्रतिशत ज्यादा है, जहां हमारे 80% है, 90% है, वहां हमारे 60% मतलब चोरी तो वहां भी कर रहे हैं, पर वहां कितनी को चोरी करोगे? जब आपके 1000 आपके खिलाफ हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहां जीत नहीं पाओगे। जहां ये रहता है कि भाई आपका 4,000 का मार्जिन है, जैसे राई में है, राई में आपने देखा होगा किस प्रकार राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है, ब्राजील मॉडल के 22 वोट मिले वहां पर, स्पष्ट रूप से आपके सामने बिल्कुल विद प्रूफ दिखाया राहुल गांधी ने, दिखाया नहीं दिखाया। और राई में और वो वोट मिले भी हैं 22 में, और एक एक घर पे फरीदाबाद में 1,000 वोट मिले हैं। कैसे मिले हैं? क्योंकि जो चुनाव जो है बीएलओ है, क्योंकि सब आपने देखा कई बीएलओ ने सुसाइड किया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनको ये कहा गया है जो वोटें बीजेपी के खिलाफ है वो काट दो। अब लेकिन राय से एक महिला जो सामने आई थी उसने कहा था कि भाई चलो फोटो गलत लगी लेकिन वोट तो मैंने दी है ना। नहीं, ऐसा है, देखो आप तो जो भी है बीजेपी सरकार 70 पर बोल बीजेपी सत्ता है, लालच देंगे आपको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबके सामने ब्राजील मोड कैसे हो गए? एक फोटो गलत तो चलो एक जगह गलत हो गया, मान लिया, ठीक है, वो कह रहे हैं 22 जगह अलग अलग कैसे बन गए उनके? कौन बना रहा है वोटे? बीजेपी सरकार बना रही है, प्रोग्राम बना रहे हैं, और उन्होंने वहां पर अब डाटा डिलीट क्यों कर रहे हैं? वीडियोग्राफी हुआ है तो डाटा सबके सामने प्रस्तुत करो ना, आप सबके सामने बोलो। क्योंकि बेसिकली क्या बात है कि मैंने ना बीटेक में माइक्रो प्रोसेसर है, हमारे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है, और कहीं ना कहीं एमटेक में माइक्रो कंट्रोलर है एडवांस, हमने इनको पढ़ रखा है, और डीआरडीओ में हमारे मित्र हैं, हमारी स्पष्ट रूप से बातें होती हैं, सब कुछ पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के जमाने में, क्या पॉसिबल नहीं है? क्या सब कुछ पॉसिबल है। इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं आप बैलेट पेपर चुनाव करवा लो, आपको इतना ही है जो है। वोट चोरी के मुद्दे पर अगर हम लगे रहे तो ये मुद्दा काफी लंबा जो है हो जाएगा। जहां पर बीजेपी सरकार अपनी एक तरफ लहर दिखाती हुई नजर आ रही, वहां पे कांग्रेस पार्टी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि वोट चोरी किए जा रहे हैं। अब जहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट जीत जाते हैं, क्या वहां पर वोट चोरी नहीं होती? ये भी जरूर जांच का विषय है। ऐसा है, देखो जहां मार्जिन हमारा 60,000 का होना था, वह मार्जिन 20 का मिलेगा, तो चोरी तो हुई ना वोटें। जैसे जहां हमारी ज्यादा वहां भी हो रही है, हाँ वहां भी हो रही है, पर जहां हमारी ज्यादा मेजोरिटी में 80% है तो वहां हम हरा नहीं पाए ना। और जहां ये रहता है टक्कर में है 10-20 का मार्जिन है, वहां बीजेपी निकाल लेती है। चलिए वापस आते हैं वार्ड नंबर 22 में। अगर वार्ड नंबर 22 की बात करें, कौन कौन सी समस्याएं जो है अभी आपको नजर आ रही? क्योंकि वार्ड 20 की बात करें, कांग्रेस के पार्षद वहां पे रहे हैं, और 19 की बात करें जो 18 था पहले, वहां भी कांग्रेस के पार्षद रहे, तो क्या क्या समस्या जो नजर आ रही है? तो अब की बार मेन समस्या क्या है कि जो हमने पहले ना रिक्वेस्ट करके जो एक्सीडेंट होते थे, डिवाइडर पे लाइट नहीं थी, ये मलाना चौक से लेकर
और आप चले जाओ पुलिस लाइन तक और जो ये सिटी मॉल तक इतना अंधेरा रहता है, एक लाइट भी नहीं थी। लगातार हमने अपने पार्षद को रिक्वेस्ट की, मेयर को भी रिक्वेस्ट की, तो कुल मिला के फिर आधा अधूरा काम जो है छोटूराम चौक से लेकर और सिटी मॉल तक हुआ है। अब लाइटें नहीं जो लगी हैं और 30 लाख का जो बता रहे हैं, उसके बावजूद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो छोटूराम चौक पे साइड में लाइटें थी हमारी, क्योंकि चौक है, 2 रोड मिल रहे हैं, वहां इन्होंने आप कल दे अपने अपने ना कैमरे के माध्यम से इनको बताना, इन्होंने वहां पर जो लाइटें पहले लगी हुई थी वो लाइटें इन्होंने चोरी कर ली और इन्होंने वहां पर वो चोरी करके पता नहीं कहाँ ठेकेदार के थ्रू उतार। किसने चोरी की? ठेकेदार ने, मेरे पास वीडियो भी है उसकी। अच्छा जी। जो मेरे पास विद वीडियो है। और मैंने जैन साहब को भी बोला था, जब जैन साहब उद्घाटन करने आए तो मैंने जैन साहब से रिक्वेस्ट की और मेरे वार्ड के मेरे को बताया लोगों ने, अगर जी इन्होंने ये लाइट उठा ली है, तो मैंने कहा भाई ये बताओ, जो नया जो वो था हमारा टेंडर, वो नई लाइटों का था, नया प्रोजेक्ट का था, पुरानी लाइटें आपने क्यों उतारी? और मैंने कहा कि चलो आपने जहाँ जरूरत है ना वहां उतार लो, ठीक है, जहाँ सामने लाइट लगी है। अब छोटूराम चौक पर जो लाइट है वो काफी गैप है, तो वहाँ लाइट नहीं, अब जा अंधेरा रहता है। बहुत बड़ा आरोप है कुंडू जी। और जो हाँ मेरे पास प्रूफ है, तो आप चलो मेरे साथ है, मैं आपको दिखाता हूँ हर चीज। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैंने जैन साहब को 2 बार बोल चुका, बाय रिक्वेस्ट किया, क्योंकि कई ऐसा नहीं, पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा काम बखेड़ा खड़ा नहीं होता। हमारा काम ये होता है कि जो समस्याएं हैं वार्ड की वो पूरी कराई जाए। तो मेरे साहब ने क्या बोला आपको? करा देंगे जी, बिल्कुल। चोरी के बारे में क्या नहीं, बोला? चोरी के बारे में बोला, उन्होंने उतार लें गलती से, उनको हम लगवा देंगे, हम लगवा। 2 बार बोला, जब भी मिलते हैं हम रिक्वेस्ट कर ली, ठीक है ना। अब मैंने सोचा कि चलो भाई, तो ठेकेदार से बात की आपने इस विषय की थी मैंने, वो बोला, क्या कहना था वो उनका? ठेकेदार ने कहा कि जी हमारे तो ना जय साहब ने बोला, इसने शर्मिली भगत जी एसडीओ की है, मेरे पास उनकी वीडियो भी है जिसने उतारी हुई है, मैं विद तो प्रूफ चोरी है। कैसे बोल सकते हैं? आप बताओ ना, विदाउट परमिशन। मैंने बोला आपको उतारने की परमिशन दिखा दो, आप भाई, आप परमिशन होगी ना भाई, इनका उतारने परमिशन दिखा दो, परमिशन उनके पास थी ही नहीं। उसके बाद जैन साहब ने बोला नहीं करवा देंगे। उस टाइम हमारे जो विजेंद्र पार्षद भी वहां के बोला नहीं करवा देंगे, हो जाएंगे। आज तक नहीं हो रहा। उन बात तक अक्टूबर से अब क्या आ गया। दूसरी बात, वहां पर स्पीड ब्रेक करनी है, छोटूराम चौक पे एक्सीडेंट की जरूरत रहती है। और तीसरी बात क्या है, अब भी जो है ना मलाना रोड से बीच में डिवाइडर में लाइट नहीं है, वादा अधूरा जो काम रह रहा है वो पूरा करना चाहिए था। अब नया जो वार्ड बना है उसमें मेन समस्या ये आने वाली ये है कि वहां पर जो एक सीवर की समस्याएं है, छोटे छोटे पाइप है, छोटी वो है, तो बड़ी लाइन दबानी पड़ेंगी, बहुत समस्याएं रहती हैं। अपना बरसात के दिनों में तो इतना जल भराव की समस्या है, आप खुद आप निकल नहीं सकते, किस तरह शहर का बुरा हाल है। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो मेन है कि अब वार्ड बड़ा हो गया है, ईदगाह से लेकर इधर, वहां पर डिस्पेंसरी नहीं है सरकारी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो आज के टाइम में अपने वार्ड में सबसे पहले में अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, इस प्रकार की जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं उनके लिए ना लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ रहे हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, पिछले 11 साल से अखबार में हम तो एक ही बात पढ़ रहे हैं, आज अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, वहां लिखा मिलता है। ये बात मैंने आज तक के जो लोकसभा चुनाव में वहां भी उठाई थी और अंजना कश्यप जी ने वहां उसको चलाया भी था, मेरे पास उसकी वीडियो भी है और फोटो भी है, तो उन्होंने उठाया भी था इस बात को। तो कहीं ना कहीं फिर भी ये बोले हम करें, उसके बावजूद हमारे आवाज उठाने के बावजूद अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाया गया, नई लगाई गई, पर वो चली 15 से 20 दिन। क्यों नहीं चली? अब तक ये काम क्यों नहीं है? पार्षद तो आप ही के हैं। ऐसा ना जी, जो अल्ट्रासाउंड ये सिविल हॉस्पिटल के जो थे ना, उनको पता ही नहीं ना मुद्दे क्या है, उनको पता ही ना मुद्दे। तो वार्ड की समस्या जो आपने बताई वो अब तक क्यों नहीं हुई? देखो, तो वो जो पार्षद थे वो बताएंगे उस बात को। रही बात, वो उनको उठानी चाहिए था ना, नहीं उठानी चाहिए। इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि हम, मेरा तो एक ही काम है, लोगों की सेवा करना। मेरा परिवार सक्षम है, मेरे से बड़े भाई हैं, दोनों सर्विस पे हैं, भाभी भी सर्विस पे, हमारे सब गवर्नमेंट जॉब में है। मेरा तो एक ही काम है कि मैं लोगों की सेवा के लिए आया हूँ और लोगों के काम कराऊंगा। और मैंने खुद अपने कॉलोनी में जेएसडीओ हमारे मित्र है, हमारे साथी हैं, और अपने पर्सनल सहयोग से हमने नए खंभे लगवाए। लोगों की 30 साल पुरानी समस्या थी, उसको मैंने 3 दिन में काम करवाने का काम किया। और आगे भी जो समस्याएं हैं, जो बिजली की कोई भी समस्या हो या किसी थाने तहसील का काम हो, तो हम मालिक की दया से हम सक्षम हैं। हम अपने काम बिल्कुल अधिकारियों से बिल्कुल लड़कर करवा सकते हैं, हमें कहीं जाना पड़े। हमारे जो है सबके साथ अच्छे लिंक हैं, पार्टी से ऊपर उठकर हमारा अपना पर्सनल सिस्टम भी है। हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम है, किसी को शिक्षा से कोई समस्या है तो हमारे जो प्रोफेसर साथी यूनिवर्सिटी में हैं, सब हमारे सहयोग कर रहे हैं। कहीं मतलब किसी भी तरह की जो समस्या है बच्चों को टीचिंग से रिलेटेड है, हमारा ये भी मकसद है कि हम अपने वार्ड में एक अच्छी मतलब गवर्नमेंट खुलवाएंगे डिस्पेंसरी, जिसमें आम आदमी को, गरीब आदमियों को सुविधा मिल सके। और
मेरा तो एक ही और एक हमारा विजन है कि हम अपने वार्ड में पार्कें बनवाएंगे। हमारे 22 वार्ड में कोई पार्क नहीं है। हमने रिक्वेस्ट करके कमिश्नर जी से पुलिस लाइन में जाते हैं, प्रगति नगर होगा, छोटराम होगा, सारे हमारे, अगर अब पुलिस लाइन में हमारा बंद हो जाए तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, माताएं कहाँ घूमने जाएंगे। तो हम इनके लिए पार्क बनवाने हैं, ठीक है, जिसके लिए मैंने जमीन देख रखी है। दूसरी बात, हमने ये करना है कि बच्चों के लिए हम लाइब्रेरी बनवाएंगे, क्योंकि आज का कंपटीशन का दौर है कि हम ऐसी लाइब्रेरी खोलेंगे जहां बच्चों को कंपटीशन लेवल की अच्छी कोचिंग मिल सके, टाइम खराब ना हो और समय के साथ वो मतलब अपना कंपटीशन दौर में सर्वाइव कर पाए और उनको अच्छी किताबें, अच्छे टीचर मुहैया कराने का मैं काम करूंगा। और कहीं ना कहीं ऐसी लाइब्रेरी बनाएंगे जिसमें हर साल हमारे जो HCS वगैरह है, बड़ी IPS है, IAS है, आगे जाने का काम करेंगे। टीचर से खुद मैं टीचर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है बच्चों को किस तरह की सुविधाएं चाहिए, किस तरह टीचर चाहिए। तो और हम लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे जहां आपको इंटरनेट और सारी सुविधाएं मिलेंगी और जिसमें हमारी बहनें पढ़कर आगे बढ़ सकें। और हम अपने वार्ड में एक जिम भी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि आजकल दौर जो है ना, क्योंकि हमें एक्सरसाइज युवा यूथ के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए आगे भी जाना है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरह का ग्राउंड भी तैयार करवाएंगे जहां पर बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके और लोगों की जो भी समस्याएं हैं हम घर जाके काम करवाने का काम करेंगे जी। तो अब तक ये कार्य क्यों नहीं हुए? जब बात करें, अगर आपके वार्ड की बात करें तो कांग्रेस के पार्षद रहे, तो गलती किसकी मानते हैं? पार्षद की गलती की सरकार की गलती है? सरकार की भी गलती है और पार्षदों की भी गलती है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो है ना तालमेल नहीं बिठा पाई, वो कहीं अपनी ईगो की उसमें, मैं तो भाई हुए हूँ, मैं क्यों जाऊं उनके पास, मैं तो ये हूँ, है ना। एक क्योंकि कई बार क्या आता है, आदमी को गलतफहमी हो जाती है, तो जो झुकेगा वो आगे बढ़ेगा और जो खड़ा रहेगा और जो गलतफहमी में गुस्सा गलत व्यवहार होगा, तो कई आदमी ऐसे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सबको गलत भाषा का प्रयोग किया। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ये सभी को पता है। उस मीटिंग में सतपाल ब्रह्मचारी, सुरेंद्र पवार, पदम सिंह दहिया, सुरेंद्र दहिया, कमल धीमान, सबको पता है, पूरे वर्करों को पता है। उन्होंने इतनी अभद्र भाषा में पार्टी को बोलने का काम किया था। आज फिर वो दोबारा फिर पार्टी में आ गए, क्योंकि बीजेपी उनकी सेटिंग नहीं हुई। अब वो हमारी पार्टी से भी टिकट मांग रहे हैं और बीजेपी से भी टिकट मांग रहे हैं, और अब उनको लग रहा है कि कहीं कहीं कांग्रेस से काम चल सकता है। वो दोबारा से फिर हमारी पार्टी में सक्रिय हो गए हैं। तो हमारी पार्टी भी सब जानती है, ऊपर हमारे अधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र जी भी हैं, सब बातें सबको पता है। अब की बार सारी बातें जो पार्टी देखकर ही अच्छे कैंडिडेट को, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी। जनता भरोसा करेगी आपके ऊपर, क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी से ही? हाँ, हम काम करवाएंगे। हमने आपको बताया कि हमारा जो अलग से सिस्टम है, हमने काम करवाना। आपकी एक विजन होना चाहिए और आपकी नीयत होनी चाहिए काम कराने की। अगर आप सेवा भावना से आ रहे हो तो आप जरूर सुनेंगे, आपके DC भी सुनेगा। सच्चाई में ताकत होती है। तो कहीं ना कहीं आपका विजन है, तो विजन के साथ लोगों के साथ आप काम करोगे मिलकर, तो काम जरूर होंगे और हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो लास्ट में अपने वार्ड की जनता को क्या मैसेज जो है आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी मेरे वार्ड के मेरी माताएं हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं और मेरे युवा साथी हैं और मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, सबसे विश्वास हम यही करते हैं कि सबका मुझ पर आशीर्वाद बना रहे, प्यार प्रेम बना रहे और मुझे एक मौका दो जिस प्रकार फिर मैं अपना वार्ड का अपना विकास करा सकूं, क्योंकि मैं प्रगति नगर में रहने वाला हूं और जब मैं बनूंगा तभी मेरे वार्ड की प्रगति होगी, विकास होगा। क्या बात है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस पार्टी से बंसीलाल कुंडू जी, जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस है कि टिकट अब की बार इनको ही मिलेगी। तो आने वाला टाइम बताएगा कि पार्टी किसको जो है मैदान में उतारती है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस इनमें जो है नजर आ रहा है और बीजेपी के कैंडिडेट भी जरूर मैदान में होंगे। अब देखना ये है कि मुकाबला टक्कर का जो है यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि कुंडू जी की बात करें, काफी स्ट्रॉन्ग दावेदार कांग्रेस पार्टी से हमें नजर आ रहे हैं। अगर इनको टिकट मिलती है तो मुकाबला काफी रोमांचक जो है वार्ड नंबर 22 में अब की बार रहेगा। तो लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।